नमस्कार, मैं निशि भाटिया, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि बैठक में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। हालांकि इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा के सत्र को लेकर कई चर्चाएं हुई हैं। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी है। खनन औद्योगिक विकास खनन का है, जिसमें पीछे एक कैबिनेट में इनका नया ढांचा स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसमें वित्त विभाग में और खनन विभाग में कुछ डिफरेंस था और पिछली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके इसमें अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मीटिंग हुई, तो उसमें 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति की रिकमेंडेशन दी, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। इसमें 6 तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, पहले 7 स्वीकृत थे, अब 6 और स्वीकृत किए गए, ताकि कम से कम हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उपलब्ध हो। और एक डीजी का पद जो नया बना है, उसके पास पीएस नहीं था। खनन औद्योगिक विकास खनन का। चलिए खबरों में आगे बढ़ती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजभवन में उत्तराखंड की उन बहादुर बेटियों को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया, जिन्होंने जान की परवाह किया बिना साहस का परिचय देते हुए गुलदार से अपनों की जान बचाई। उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऐसे बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई है, लेकिन इन बच्चों की अंतिम तिथि तक जुल्म में आवेदन न भेजने से इन्हें इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही साथ इस मौके पर बालिकाओं के उत्थान और उनकी बेहतरीन के लिए तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। खासतौर पर बता दें कि उत्तराखंड में अब बच्चों के लिए भविष्य फोकस किया जाएगा और इसको लेकर कूड़ा बिनने का काम करते हैं। इसके तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इन बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने के लिए अब फोकस पर रखा जाएगा। संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया, उसके बाद ही एफआईआर हुई है। कल भी हम लोग उस बच्चे का हाल जानने गए थे, क्योंकि हमें बताया जा रहा था कि वो बच्चा अब रेफर होगा, क्योंकि यहाँ पर बाल शल्य चिकित्सक नहीं है। तो मैं और विनोद कपड़वान जी हमारे सदस्य, हम दोनों गए थे और हमने ये पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया कि ये बच्चा किसी भी तरह से माँ बाप के हाथ में नहीं जाना चाहिए। पिताजी को तो ऑलरेडी जेल हो चुकी है, और साथ ही में सीडब्ल्यूसी ने समय से संज्ञान नहीं लिया था, सीडब्ल्यूसी नहीं पहुंचा था, खाली पुलिस इस मामले का संरक्षण कर रही थी। हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि हम संकल्प लें कि हम अपनी बालिकाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या करें। आज बहुत खुशी है कि हमने इस विषय के ऊपर में बहुत विस्तार से बात की कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो उन तक कैसे पहुंचे। सच कहूं तो ऑलरेडी हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में एक चेंज ऑलरेडी आ चुका है। संरक्षण आयोग ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को विकास खंड पाबो के खंडुएश्वर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया और इस दौरान उनके द्वारा ब्लॉक को 70 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी गई। इसके साथ ही इस दौरान उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय पाबो का लोकार्पण भी किया गया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार का मकसद प्रत्येक घर में जल पहुंचाने के साथ ही साथ इसी के माध्यम से आज उनके द्वारा 86 गांव हेतु पाबो, बता दें कि बिडोलस्यू ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम के साथ ही अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिनका काम जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पाबो महाविद्यालय के लोकार्पण के बाद अब छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु भवन का शिलान्यास उनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले गरीब छात्र आसानी से छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। आजाद भारत में कई वर्षों से पाबो के लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे
और जब मैं विधायक बना तो हमने वादा किया था कि हम धारी देवी से पानी पी जाएंगे। और आज मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 46 करोड़ रुपये की लागत से अब बाबो के हर गांव को पानी दिया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन विधिवत यहाँ पे हो गया है और धारी देवी में टैंक उसका बनना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में बाबो ब्लॉक के हर गांव को अब पानी मिल जाएगा और बहुत शुद्ध पानी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण को देखा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वर्चुअल दर्शन भी किए और पूजा अर्चना की। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपरांत एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी गई और शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 500 वर्ष की तपस्या के बाद आज भगवान राम अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आज राम भगवान के दर्शन करके सभी लोग अभिभूत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का अयोध्या जाना संभव नहीं था, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी और भगवान श्री राम के दर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि आज किसी भी धर्म या जाति के लोग सभी राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर हिमवंती नंदन भंगुड़ा महाविद्यालय ने आने वाली 24 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर छात्र संघ एकजुट हो चुके हैं। साथ ही साथ सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद अचानक इस प्रोग्राम को स्थगित करने के बाद अब बता दें कि छात्र संघ में गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विद्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया है। आज महाविद्यालय में छात्र संघ द्वारा शासन और प्रशासन द्वारा की जा रही मनमानी को चलते बता दें कि तालाबंदी की जा रही है और उन्होंने प्राचार्य से कारण पूछा है, जिस पर उन्होंने आपसी तालमेल की बात को लेकर इस प्रोग्राम को स्थगित करने की बड़ी बात कही है। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष ने भी बाहरी लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहा है कि अब आशंका जताई जा रही है जिससे इस प्रोग्राम को स्थगित किया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे खटीमा उपजिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को मद्देनजर से रखते हुए धरना प्रदर्शन को गैर बुनियादी ठहराया है। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि बैठक छात्रों को समझाने की बात को लेकर की गई थी और साथ ही साथ उनको समझाते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि तालाबंदी को जल्द से जल्द अब खोल दिया जाए और ये धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर तत्परता से सरकार के आगे पूरे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि महाविद्यालय में कार्यक्रम निरस्त का मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को स्थगित नहीं करना चाहिए था और स्थगित करने के पीछे के जो भी कारण है उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जिससे कि छात्र अब वापस से इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। और ये बहुत ही बता दें कि ऊपरले स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस कार्यक्रम की जिसे कहेंगे पूरी लाइव प्रसारण देखती है। लेकिन इसी बीच जब ये कार्यक्रम स्थगित हो जाता है तो उसके बाद छात्रों में गुस्सा फूटता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो हमारी बात को बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे इतनी ठंड में उनके बच्चे बैठे हुए हैं, वो सुनने तक नहीं आ रहे हैं हमारी बात को। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ऊपर तक पहुँचाइएगा। जो छात्रों के साथ खटीमा महाविद्यालय में अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ऊपर तक आप पहुँचाइएगा। देखिए, जो हमें अनुमति प्राचार्य द्वारा दी गई थी प्रोग्राम को लेकर, आप तैयारी देख सकते हैं, पूरा टेंट लग चुका है, हर चीज़ की तैयारी पूरी है। कल हमारा प्रोग्राम होने जा रहा था, तो प्राचार्य जी ऐसे किस दबाव में है जो उन लोगों ने कल रात को बिना हमें बताए, आज सुबह हमें सूचित किया गया कि प्रोग्राम को निरस्त कर दिया जाए। एक बार बताइए, एक दिन हमारे प्रोग्राम को बचा हुआ है और उन्होंने प्रोग्राम निरस्त कर दिया है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाना था 24 तारीख को, जिसके जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर छात्र संघ जो पदाधिकारी हैं इनके द्वारा आपस में कोई सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, लिहाजा इसको स्थगित किया जाता है। अभी अगली डेट दी जाएगी जिसमें ये सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। कुछ एनएसआई के जो पदाधिकारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अभी क्योंकि कुछ दिनों के बाद में परीक्षा भी होने वाली है और हमारे प्रिंसिपल जो महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं वो अभी देहरादून में किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं, तो इनका धरना प्रदर्शन जो जायज़ नहीं है। फिलहाल मैंने इनको समझाने की कोशिश की है, देखते हैं कुछ देर में ये समझ जाएंगे।
बीते दिनों अल्मोड़ा से सिविल लाइन निर्माण कार्य के दौरान ट्रैक्टर से कुचलकर ठेकेदार हरीश सिंह की मौत के बाद ठेकेदारों में रोष बनना शुरू हो चुका है। मृतक हरीश सिंह को मुआवजा देने की मांग को लेकर आज पर्वतीय ठेकेदार संघ से जुड़े कई ठेकेदारों ने पेयजल निर्माण कार्यालय का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान ठेकेदारों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मृतक को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है। ठेकेदारों का कहना है कि मुआवजा नहीं मिलने पर ठेकेदारी और इसी के साथ ही साथ कार्यदायी संस्थानों पर अब कार्य को रोक दिया जाएगा और पेयजल निगम कार्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे। तो आपको बता दें, लगातार सीवर लाइन निर्माण को लेकर ऐसे तमाम हादसों की खबर सुर्खियों में बनी रहती है और अभी हाल फिलहाल कुछ एक ऐसा मामला भी सामने आया जहां पर सीवर लाइन निर्माण कार्य के दौरान एक ठेकेदार की कुचलकर मौत हो गई थी। तो सीवर लाइन निर्माण कार्य के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था। ट्रैक्टर से कुचलकर ठेकेदार की मौत हो जाती है, जिसके बाद सभी ठेकेदारों में रोष देखने को मिल रहा है। ठेकेदारों ने पेयजल कार्यालय का घेराव किया है और सरकार से मांग की है कि मृतक को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इसको लेकर लगातार ठेकेदार अपनी मांगों के साथ तत्परता से नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे सड़क हादसे होते रहते हैं, ऐसे निर्माण कार्यों के दौरान तमाम हादसे होते रहते हैं, जिसका रोष अब एक के बाद एक बढ़ता नजर आ रहा है। हाल फिलहाल का मामला अल्मोड़ा से निकलकर सामने आया है, जहां पर सीवर लाइन निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है। इस हादसे के दौरान ठेकेदार की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर से कुचलकर ठेकेदार की मौत हो जाती है और यह हादसा उस समय हुआ है जब पेयजल निर्माण का कार्य चल रहा था, यानी कि सीवर लाइन निर्माण का कार्य चल रहा था और उसी बीच ये बड़ा हादसा हो जाता है। ये 18 जनवरी को हरीश बिष्ट जो हमारे ठेकेदार थे जाखन देवी में क्या कहते हैं ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण जो उनको कुचला गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है या उनको मारा गया है। इसलिए उनकी आज यहाँ पर हमारा जल निगम कार्यालय में जो हमने एक ये धरना प्रदर्शन किया है, उसके परिवार को मुआवजा मिले। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए ठेकेदार का कभी कोई पेंशन नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। उसके बच्चों को भुखमरी के कागार पर चले गए हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में उनका व्यवधान हो रहा है। एक परिवार भुखमरी के कागार पर आ गया है। इसलिए हमारा ठेकेदारों की तरफ एक ये हमारा मानवता की तरफ से है कि उसके परिवार को मुआवजा मिले और हमारी डिमांड 50 लाख रुपए की डिमांड है कि उसके परिवार को मिले। अगर वायदे पे हमारा मांग नहीं मानते तो कार्यदायी संस्था का काम भी रोक देंगे और ऊपर से यहाँ कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये 18 चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोतवाली विकास नगर के गुलहाल चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुंजरा ग्रांट में श्री राम के झंडे का अपमान का मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल 22 जनवरी को स्क्रीन लगाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण चल रहा था, जिसमें कि भगवान श्री राम के झंडे भी लगाए गए थे। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुस्लिम समुदाय के 3 व्यक्तियों के द्वारा भगवान श्री राम के झंडे को उतारकर अपमान किया गया और भगवान श्री राम के झंडे को अपवित्र भी किया गया, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों में इसको लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा है। जिस संबंध में हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस में इसकी तहरीर भी दर्ज करी है और इसी के साथ ही साथ जांच करते हुए कुलहाल चौकी इंचार्ज के द्वारा अब मांग की जा रही है लगातार इस मामले पर तेजी से संज्ञान लिया जाए और उसके बाद जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं दिनांक 23 जनवरी को सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय में पेश भी किया गया है। थाना विकासनगर में सुनील कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें झंडे का अपमान किए जाने को लेकर तहरीर दी गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा 153A व 295A भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और साथ ही साथ 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। थाना गरुड़ तहसील से होकर बहने वाली गोमती नदी में बता दें कि बेरोटो का खनन जारी है और इसी के साथ ही साथ गोमती नदी में वैकल्पिक कच्ची सड़क बनाकर अब पत्थर रेत बेचने का कार्य भी अब तेजी से चल रहा है। बता दें कि बागेश्वर जिले में 2 SDM 4 तहसीलदारों को संभल में वहां पर रुकाया गया था। गरुड़ और बागेश्वर तहसील SDM मोनिका के पास है और इसी के साथ ही साथ गरुड़ में बड़ी सफाई के साथ खनन का कार्य चल रहा है। बता दें कि प्रशासनिक गतिविधियों को देखने के लिए खनन व्यापारियों ने
में गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक मुखबिर की तैनाती कर दी है। अवैध खनन को लेकर प्राचीन संगठन गरुड़ के ब्लॉक अध्यक्ष रवि बिष्ट ने गोमती नदी में हो रहे इसी के साथ ही साथ बेरोकोटक खनन का अब इसी के साथ मौके पर जाकर वीडियो भी बनाया और इसी के साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अब जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको बता दें कि बेरोक जो खनन चलता नजर आ रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रशासन ही है, क्योंकि लगातार ऐसी तहरीर दी गई है, ऐसी खबरें लगातार मुखबिर द्वारा सूचित की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिसको लेकर अब एक बार फिर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस पर जल्द से जल्द कब तक एक्शन लेने वाली है, क्योंकि गोमती नदी में अब लगातार खनन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर रेत और इसी के साथ ही साथ पत्थरों का खनन किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार पुलिस अब संज्ञान लेते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मुखबिर को वहां पर तैनात कर चुकी है और जैसी सूचना मिलेगी उसके बाद से पुलिस इस कार्य में जुट जाएगी और जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा जो लगातार इस खनन के मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं। तो बता दें ये तस्वीरें बागेश्वर की हैं, जहां पर अवैध खनन का कार्य जारी है और अवैध खनन के चलते यहां पर कई ऐसी गाड़ियां लोडेड होकर यहां से जाती हैं और यहां पर बता दें कि रेत और पत्थर का खनन किया जा रहा है। बागेश्वर में धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी लगाए बैठा है, लेकिन खनन माफियाओं में किसी का डर नजर नहीं आ रहा है। अब इसको लेकर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें उन्होंने अपने मुखबिर की तैनाती कर दी है और कहा जा रहा है कि अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्य करेगी और जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं राजधानी देहरादून में इस बार 26 जनवरी के मौके पर 9 विभागों की झांकियां शामिल की जा रही हैं, जिसमें ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग सहित 6 विभागों को शामिल किया गया है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी भी लगाई जाएगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि जानकारी प्राप्त हुई है कि मुख्य विकास अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 9 विभागों की सूचना मिली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार भी बहुत खूबसूरती के साथ झांकी 26 जनवरी को निकाली जाएगी। को जो है अभी तक हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है, जिनके द्वारा जो है झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो हैं अपने-अपने जो है झांकियों के तैयार कर रही हैं। उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है और झांकियां जैसे हर बार होती हैं उसी की तरह अब की बार भी अत्यंत आकर्षक होंगी और अच्छी थीम पे बेस्ड होंगी। सलेमपुर व दादरपुर गोविंदपुर क्षेत्र में लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों में प्लास्टिक फेंकने और इसी के साथ ही साथ प्लास्टिक रिसाइकल उत्पादन से होने वाले प्रदूषण पर एक्शन लेने के साथ ही साथ हरिद्वार एसडीएम अजय वीर सिंह ने एक बार फिर खाका तैयार कर दिया है और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। इस समय भाद्राबाद का सलेमपुर व दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र प्लास्टिक फेंकने के साथ ही साथ कबाड़खानों से होने वाले वायु प्रदूषण की चपेट में चल रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाले लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों पर नकेल कसने के लिए हरिद्वार एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देश और आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए अब खाका तैयार किया जा रहा है। और बता दें कि स्थानीय लोग प्रदूषण फैलने वाले कबाड़खानों की शिकायत लगातार एसडीएम द्वारा करते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा नजर आता है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन के अधिकारी सहित एसडीएम हरिद्वार भी प्रदूषण की शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एसडीएम को लगातार अब वहां के सभी रहने वाले लोग सूचित करते रहते हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस इस पर जल्द से jल्द कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन अब पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो कबाड़खानों से प्रदूषण फैल रहा है
वायु प्रदूषण फैल रहा है, उसके चलते लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों को अब आगे आने वाली पीढ़ी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ऐसी तमाम बीमारियों की चपेट में अब वो क्षेत्र नजर आ रहा है और आसपास के इलाकों में ऐसी तमाम बीमारियों वाले मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये वायु प्रदूषण के चलते ये बीमारी लगातार फैलती जा रही है और ये बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि प्लास्टिक के जलने से जो प्रदूषण फैल रहा है वो लोगों को काफी दिक्कत दे रहा है। इस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी भी जीरो नजर आ रही है। इसके चलते कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी फैक्ट्री का यहाँ पर उन्हें स्थापित किया जा रहा है तो ऐसी जगह पर घर ना बनाए जाएं जिसके चलते लोगों को दिक्कतें ना हो। और बिल्कुल इंडस्ट्रीज अगर ऐसी कोई सेटअप होती हैं तो उसको ऐसे क्षेत्र से बाहर रखा जाए। इसको लेकर लगातार एसडीएम से लोग शिकायत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार एसडीएम भी तत्परता के साथ अब जनता की समस्याओं को सुनते हुए इस पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार सुर्खियों में बनी हुई खबर, अब 5 अधिकारियों के विभागों में अब बदलाव किया जा रहा है। देहरादून में आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी सूची आज जारी कर दी गई है, जहां शासन में गृह विभाग की तरफ से 5 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर आदेश जारी किया गया है। लेकिन खास बात तो ये है कि इस सूची में आईपीएस अधिकारी विम्मी सचदेवा की जिम्मेदारियों को कम किया गया है और उनके पास मौजूद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को वापस ले लिया गया है। इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा को अब अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार की जिम्मेदारी से हटते हुए अपराध अनुसंधान विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद विम्मी सचदेवा से पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक को भी जिम्मेदारी वापस लेते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अब वो केवल पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय की जिम्मेदारी ही देखेंगे। इसके बाद अब पुलिस महानिरीक्षक पीएसी और एटीसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही शंकर ताकवाले को पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा जिम्मेदारी सौंपते हुए एक बड़ा कार्यभार दिया गया है। आईपीएस अधिकारी विम्मी सचदेवा का अब काम कर दिया है और इसी के साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के कई ट्रांसफर्स भी हुए हैं, लेकिन इसके चलते देहरादून में आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी अब एक और सूची शामिल हो चुकी है, जहां पर शासन में गृह विभाग की तरफ से 5 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव करते हुए एक आदेश को जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि खास बात यह है कि सूची में आईपीएस अधिकारी विम्मी सचदेवा की जिम्मेदारियों को कम करते हुए अब उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा को अब अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी हां, ये बहुत ही बड़ा कार्यभार अब अमित कुमार सिन्हा को सौंपा गया है और आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार की जिम्मेदारी को हटाते हुए अपराध अनुसंधान विभाग की उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो कि एक और बहुत बड़ा कार्यभार है। तो लगातार आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किए जा रहे हैं और ये सूची बहुत ही चौंका देने वाली है। इसके अलावा आपको बताते चले कि केवल पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय की जिम्मेदारी अब संभालते हुए नजर आएंगे विम्मी सचदेवा। इसके अलावा अब पुलिस महानिरीक्षक पीएसी और एटीसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इसके साथ ही शंकर ताकवाले को पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इसी के साथ ही साथ राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा की जिम्मेदारी मिल गई है और इसी के साथ आईपीएस अधिकारियों में अब ये जो सूची जारी की गई है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। कईयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और कईयों को नहीं जिम्मेदारी सौंपी गई है, कईयों को अब दूसरा विभाग भी सौंपा गया है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा FM न्यूज़। नमस्कार।